जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन है आधारशिला ऑनलाइन क्लासेस पर। आप लोग को हम पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि यह जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, इसमें संबंध जो होते हैं उसको हम साबित कर दिए थे अवतल दर्पण में। आज जो हम लोग साबित करेंगे उत्तल दर्पण में आप लोग को फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है ना। तो हम आप लोग को बताए भी हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आज हम सिद्ध करने वाले हैं आप लोग को उत्तल दर्पण में। और यह जो प्रश्न है 5 नंबर के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है हमेशा। और जब भी पूछता है तो अल्टरनेट टाइप करके यह पूछता है, मतलब एक बार पूछेगा तो 1 या 2 साल है ना, या गैप करेगा तब इसको पूछता है। तो कभी आपको अवतल दर्पण में पूछेगा सिद्ध करने के लिए, चाहे कभी उत्तल दर्पण में पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग सिद्ध करते हैं इसको उत्तल दर्पण में, ठीक है। देखिए हम लोग को जो सिद्ध करना है वह सिद्ध करना है 1 बराबर r/2 सिद्ध करना है, ठीक है। और ये दर्पण जो है वह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। तो जब भी अगर चाहे अवतल दर्पण में सिद्ध करना हो चाहे उत्तल दर्पण में सिद्ध करना हो, हम लोग को चित्र बहुत अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में लोग पेंसिल के द्वारा बनाएंगे। देखिए अब ये जो है उत्तल दर्पण सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ऐसे, इसको रजतित कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखिए ये हो गया प्रधान अक्ष, मध्य बिंदु P, और ये गोलाकार है ना, कांच का भाग में से काटा गया है तो इसका कहीं ना कहीं C होगा। वक्रता केंद्र दोनों के मध्य बिंदु को मान ले रहे हैं F। इस उत्तल दर्पण को नामकरण कर देते हैं, लिख देते हैं M1। एक मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण, ठीक है। एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है ना, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। तो जब आपतित हो रही है तो यहां पर देखिए टकराने के बाद यह जो है इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, कलई किया हुआ है, तो सीधे इसी के रास्ते इधर से चला जाएगा, यह ऐसे चले जाएंगे। इसका नाम लिख देते हैं ए हो जाएगा यहाँ पर B, और यहाँ पर लिख देते हैं ABC, यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज A, ठीक है ना। A लिखते हैं या इसको D मान लीजिए, D लिख देते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखिए बिंदु C और B को हम मिला देते हैं। तो बिंदु C और B को अगर हम मिलाते हैं तो देखिए तो, और इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो इसका नाम रख देते हैं E, नॉर्मल अभिलंब की तरह कार्य करेगा, ठीक है, अभिलंब की तरह। अच्छा अब यहाँ पर देखिए अगर ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, तो दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, कोण I और यहाँ पर कोण R, दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। अब इस चित्र में P से F के बीच की दूरी तो हो जाएगा स्मॉल f, यहां से ऐसे दूरी हो जाएगी। P से C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या तो आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को सिद्ध करने के लिए क्या क्या बिंदु इसमें कोण आएगा, तो पहला कोण आएगा देखिए एक आएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर,
दूसरा आएगा इसमें शीर्षाभिमुख कोण, तीसरा आएगा इसमें हम लोग को संगत कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो देखिए ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे के समांतर है और एक रेखा ये दोनों को प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें आएंगे सिद्ध करते समय, ठीक है। तो अब चलिए इसको लिखने का तरीका कैसे है, कैसे इसको लिखा जाता है, तो देखिए दिया है M1 एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। अब इसके बाद और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो PF, P से F के बीच की दूरी, स्मॉल f, ये हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। अच्छा, P से C के बीच की दूरी R, ये होगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हम लोग को, वो लिख देते हैं यहां पर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1 बराबर R/2, यही सिद्ध करना है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग को अब लिखना चाहिए प्रमाण, ठीक है ना, प्रमाण लिखना पड़ेगा। तो देखिए प्रमाण, प्रमाण में सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I और R दोनों बराबर, तो नामकरण कर देते हैं ABN, कोण ABN बराबर, इस कोण का नाम रख देते हैं DBN, ठीक है ना, चाहे NBD, कोण DBN, ये है समीकरण 1। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए संगत कोण चलते हैं। तो संगत कोण अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रहा है तो दोनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, तो ये वाला और ये वाला संगत कोण, ये अगर इसको आगे तक अगर बढ़ाएं तो समांतर है तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो संगत कोण बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। देखिए अब अगर हम लिखें पुनः AB समानांतर PC है, ठीक है, और क्या करते हैं, CN अभिलंब है, क्या है, CN अभिलंब, और इसमें तो अभिलंब ना ले लेते हैं, यहां पर तिर्यक रेखा ले लेते हैं, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है तब, ठीक है ना, तिर्यक रेखा है तब क्या हो जाएगा, कोण ABN, ठीक है, कोण ABN बराबर ये कोण FCB, कोण FCB, समीकरण, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, दोनों के बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से दोनों के बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा कोण DBN
बराबर हो जाएगा कोण है ना एक सी बी, कोण एक सी बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान डी बी है और एक सी बी। अब चल लेते हैं दो लाइन शीर्षा ऐसे है, क्रॉस कर ले, जैसे एनसी या सी एन और डीएफ चाहिए एफ टी, तो दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो एक कोण और एक कोण दोनों बराबर होंगे शीर्षा विमुख कोण से। अब चल लेते हैं पुनः लिख लेते हैं डी बी एन, कोण डी बी एन बराबर कोण हो जाएगा एफ बी सी, कोण एफ बी सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो देखिए ना यहां से जो हम लिए हैं इसको लिखे तो नहीं है, यहां लिख देते हैं, है ना। क्या चीज से लिखे हैं यहाँ पर संगत कोण से, संगत कोण से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा तब बेटर रहेगा, संगत कोण से, संगत कोण से। इसको मान लीजिए समीकरण 2 और यहां पर हम लिख लेते हैं शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख कोण से। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो अब देखिए समीकरण 3 और 4 से इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते तो थोड़ा सा सुंदर लगेगा। ठीक है ना, समीकरण 3 और 4 से ले लेते हैं। समीकरण 3 और 4 से दोनों के बायां तरफ बराबर दायां बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कोण एफ सी बी बराबर कोण एफ बी सी, एफ सी बी ये कोण और एफ बी सी ये कोण। ठीक है ना, दोनों कोण बराबर है तो एक त्रिभुज मान लेते हैं बी सी एफ। तो दोनों लिखेंगे, इसलिए दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर हो जाएंगे, तो द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो कहेंगे त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दो भुजाएं बराबर होगा, मतलब बीएफ बराबर हो जाएगा एफ सी, बीएफ बराबर हो जाएगा एफ सी। ठीक, इसको ले लेते हैं समीकरण 5। पुनः चल लेते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी बिंदु पी के बहुत नजदीक होगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब बिंदु बी पी के बहुत नजदीक होगा, बहुत नजदीक होगा। तब देखिए तो बी पी के बहुत नजदीक होगा तब बी एफ और पी एफ दोनों बराबर, मतलब बी एफ बराबर पी एफ दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 6। चलते हैं हम लोग समीकरण 5 और 6 से। समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से जब चलेंगे तो दोनों के बायां तरफ बराबर है तो दायां तरफ भी बराबर हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ये बराबर एफ सी। ठीक है, अब देखिए एफ सी को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि एफ जो है पीसी का मध्य बिंदु है, तो वो लिख सकते हैं एफ सी को पीसी बटा 2। यहां पर हम लिखेंगे पी एफ बराबर पीसी बटा 2 और यहां पर ऐसे इंडिकेट कर देंगे एफ जो है पीसी का मध्य बिंदु है,
मध्य बिंदु है। अब पीसी के जगह पर हम लोग पीएफ के जगह पर लिखेंगे एफ, और पीसी के जगह पर है आर, और बटा में यही हम लोग को क्या करना था, साबित करना था। इसमें उत्तल दर्पण में, इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए, इसमें बताएं आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए H बराबर R/2। ठीक है, अब जो है अगला वीडियो में हम लोग चलेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, तो वस्तु कहां कहां पर रखा जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब कैसे निर्माण होगा और उसका नेचर कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसा होगा प्रतिबिंब की, तो हम लोग अगला वीडियो में चलेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीका से देखते रहें आधारशिला ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद।